हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। टॉपिक से ये है, इससे पहले इस चैप्टर से हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। अब इस क्रेब साइकिल को पढ़ने से पहले उस ग्लाइकोलाइसिस का एक छोटा सा रिकैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये चीज़ हमें समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर ये मज़ेदार टॉपिक। और हाँ, ये बता दूं, ये टॉपिक क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, ये आपको स्लाइड अगर ध्यान हो जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया था। हो क्या रहा था वहाँ पे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है भाई। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, आप और हम मिलके उसको H2O दे देते हैं। सॉइल के पास मिनरल है ही सही, सूरज दादा लाइट दे देते हैं, और उस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो खाना बना है, वो खाना किस फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। वो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी हो सकता है, लेकिन फाइनली चाहे स्टार्च हो चाहे सुक्रोज हो, वो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस जस्ट फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। कैसे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यानी कि यहाँ पर जो ये ग्लूकोज बना है वो टूटेगा किसमें, CO2 और H2O में, और एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हमारे काम आएगी जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो इस 1 कार्बन कंपाउंड में जब टूटता है तो वो डायरेक्ट नहीं टूट जाता है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब जो दूसरा स्टेप होगा, उसमें ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे फिर बता दूं, ये C जो है वो कोएंजाइम का नाम है, ऐसा नहीं है कि आप एसिटाइल ग्रुप में कहो कि एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO और यहाँ हम लिख रहे हैं COA, तो ऐसा नहीं है कि आप कल को ये काउंट करो 1 2 3, ऐसा नहीं करना है। ये कोएंजाइम A का C है, ठीक। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक 1 कार्बन कंपाउंड में। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम A का सिंगल कार्बन कंपाउंड यानी कि CO2 में जो चेंज होने की प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। समझ में आ गई बात। हमने पिछली क्लास में ये वाली स्टेप यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक एनाएरोबिक प्रोसेस है, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम ये जो स्टेप 2 है, ये और स्टेप 3, ये दोनों स्टेप्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगी कि आपको याद भी हो जाए। अब चूंकि इसमें ये वाली जो स्टेप है, जिसमें कि एसिटाइल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन कंपाउंड है वो 1 कार्बन कंपाउंड CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको सबसे पहले बताया था हेंस क्रेब ने, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्रेब साइकिल। दूसरी बात क्या है, इसको हम एक नाम और दे रहे हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तीसरा नाम हम इसको दे रहे हैं TCA साइकिल। TCA की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड होता है बच्चों, उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप हम कहते हैं इसको COOH। ये 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। एक नाम और लिखो, इसको हम और क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, इसीलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब आज हम ये सेकंड और ये थर्ड स्टेप हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो कैसे हो रहा है काम। यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या हुआ था, जो ग्लूकोज था वो टूटा था किसमें, पायरुविक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल बने थे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो इस पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिलती है, इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है,
तो क्या बनेगा CO2 और H2O। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या बनेगा, एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड। हम आज ये वाली चीज पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास है और तब ये पायरुविक एसिड टूटेगा और CO2 और H2O बनेगा। अब इसके दो स्टेप हैं। कैसे? पायरुविक एसिड जो होता है बच्चों, एक स्लाइड लेती हूँ फिर बताती हूँ। पायरुविक एसिड जो होता है वो होता है CH3COCOOH। ये किसका फॉर्मूला लिखा मैंने, पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चों, 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक, वैसे तो यहाँ से मार्किंग करनी चाहिए थी 1, 2 और ये 3। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो CO2 का मॉलिक्यूल है वो CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब अगर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया तो इसके पास कितने रह गए, 2 रह गए। और ये जब CO2 का मॉलिक्यूल निकला तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक, अब चूंकि सबस्ट्रेट क्या है, किस चीज पर काम हो रहा है, पायरुविक एसिड पे, तो हम एंजाइम कौन सा लगा देंगे, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। ठीक, अब साथ में एक हाइड्रोजन का एटम निकल जाता है और इस हाइड्रोजन के एटम को कौन रिसीव कर लेगा, NAD। तो NAD+, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकले या ऑक्सीजन जुड़े, प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और ये हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल रही है, यानी कि मैं एंजाइम कौन सा लगा सकती हूँ, मैं एंजाइम का नाम क्या लिख सकती हूँ, डिहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट अभी भी क्या है हमारे पास, किस पर काम हो रहा है, पायरुविक एसिड पे, तो मैं क्या लिख दूंगी, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम भी याद हो गए, समझ में भी आ गई हमें बात की क्या हो रहा है। अब साथ ही साथ एक तीसरी प्रोसेस और होती है, वो क्या होती है कि एक को एंजाइम में इसमें आके जुड़ता है। तो अब हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, CH3COCOA, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A। समझ में आ गई बात, जो मैंने 2 प्रोसेस बताई कि पायरुविक एसिड से हमें करना क्या है, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A बनाना है। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैंने ये बताया है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A कैसे बन रहा है, एक बार और समझ लो। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, मार्किंग यहाँ से होगी 1, 2 और 3। पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से क्या हुआ बच्चों, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, तो प्रोसेस कहलाई डीकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा लगा, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। दूसरी चीज क्या हुई कि कोएंजाइम A आके इसमें जुड़ा। तीसरी चीज क्या हुई कि ये हाइड्रोजन भी निकला, हाइड्रोजन निकला तो एंजाइम कौन सा लगा, डिहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट क्या है, पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज और बन क्या गया, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब इस पूरी प्रोसेस को हम एक नाम देंगे और वो नाम क्या होगा और क्यों होगा, वो नाम होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों कहेंगे इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसलिए कहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन निकली है, हाइड्रोजन निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हमने लिख दिया ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे CO2 रिलीज हुई है, COH ग्रुप टूटा है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गई बात। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, एक एसिड के साथ जिसका नाम क्या है, OAA। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्लाइड बताई थी वो स्लाइड ये ही है, देखो जो मैंने बात कही थी, एरोबिक ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, ये हमने कर लिया। अब हम ये देखेंगे क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसकी स्टेप्स में एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो मैंने बनाया था, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप कॉपी में लिखें तो सबसे अच्छा है। हाँ, एक खास बात रह गई इसमें कि ये जो सारी कहानी चल रही है, ये सारी कहानी कहाँ चल रही है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करेगा कि सेल में, हमने सेल ऑर्गन्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या थी, इनर मेम्ब्रेन थी, और क्या था यहाँ पे, क्या था, मैट्रिक्स था।
ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एंटर कर जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और अब जो क्रेब्स साइकिल चलेगी वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हुए कंपटीशन के लिए कि पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वो प्रोसेस कहाँ हो रही है, तो हमारा जवाब क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अगर ये पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रही है, तो हमारा जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। समझ में आ गई बात। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये किस तरीके से क्रेब्स साइकिल में काम करता है, कैसे ये पूरी की पूरी इतनी खतरनाक वाली साइकिल चलती है। लेकिन एक बात सोचो, हमने अभी क्या देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये, और इससे हमें फाइनली बनानी क्या है, CO2 और H2O। यही तो करना है हमें, CO2 बनानी है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। अब बताओ 2 कार्बन से 1 कार्बन के लिए इतनी सारी स्टेप, ये देखो इतनी सारी, ये सारी स्टेप्स हो गई। अब हमें पढ़ना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। आधे हम भूलेंगे भी सही कि कौन सा एसिड कहाँ पर आता है, कहाँ हाइड्रोजन निकल रही है, कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कहाँ CO2। तो क्यों नहीं ऐसा हो गया कि ये जो CO2 से आसानी से हो जाता, हमें पढ़ना भी नहीं पड़ता, याद भी नहीं करना पड़ता। कैसे इतना आसान काम है 2 से 1 कार्बन बनना। लेकिन हर चीज़ का रीज़न होता है। 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में से अगर CO2 डायरेक्ट बन गई होती तो क्या होता, इतनी विगरस रिएक्शन है ये कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती और वो एनर्जी टोटल वेस्ट हो जाती किसमें, हीट के फॉर्म में। इसीलिए, और हमारी जो सेल है वो उसको यूज नहीं कर पाती एनर्जी को, इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। इसीलिए इतनी सारे एसिड्स बनते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। इसीलिए ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो CO2 में नहीं चेंज होता, क्योंकि अगर चेंज हो गया होता तो जो एनर्जी रिलीज होती उस एनर्जी को सेल यूज में नहीं ले पाता, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत विग्रस होती है, बहुत फास्ट होती है। इसीलिए ये सारी की सारी हमें लर्न करनी पड़ेगी, आसानी से याद करा दूंगी। अब कैसे हो रही है ये देखो, हमें ये पता है कि क्या बना अभी हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक। कितने कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन कंपाउंड। अब इसमें आके जुड़ गया क्या, OAA, यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। जब ये इसमें आके जुड़ेगा तो 2 कार्बन और ये कितने हैं, 4 कार्बन, तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड है, 6 कार्बन। अब चूंकि यहाँ पे सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए एंजाइम कौन सा लगा दोगे, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। सिंथेसिस हो रहा है ना, तो क्या करोगे, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सिट्रिक एसिड जो है बच्चों किसमें आइसोमराइज हो जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक। अब जब इसका आइसोमर है तो इसका मतलब इसमें भी कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो यहां पे हम एंजाइम कौन सा लगा देंगे, आइसोमरेज, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, ये आइसोसिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, यहां पर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, एक 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। अब एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया तो अब कितने कार्बन रह गए इसके पास, 5 कार्बन। प्लस एक प्रोसेस और होगी, वो प्रोसेस क्या होगी कि यहाँ पे NAD प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, NADH2 में। एक रेडॉक्स रिएक्शन है ये, इसीलिए ऐसा हुआ है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे से एक CO2 का मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, प्लस क्या होगा, कोएंजाइम ए आके यहाँ पे जुड़ जाएगा जो इस रिएक्शन के लिए नेसेसरी है। तो इसीलिए क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक। ये कैसा कंपाउंड हो गया, 4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, ये 5 कार्बन था, इसमें से एक CO2 निकल गई, तो अब कितने रह गए, 4 कार्बन रह गए। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बच्चों बनेगा क्या, सक्सिनिक एसिड। अब यहाँ पर सक्सिनिक एसिड बना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कोएंजाइम में क्या हुआ, निकल गया, पहले जुड़ा था फिर यहाँ पे निकल गया। अब इस प्रोसेस में GDP जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, GTP में,
और ये जीटीपी वापस क्या बना देती है, एक एटीपी। ये जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस सक्सेनिक एसिड से क्या बन जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। और इस फ्यूमेरिक एसिड बनने की प्रोसेस में यहां पर से फिर एक ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर ये रेडॉक्स रिएक्शन में FAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, FADH2 में, ठीक। और फिर ये फ्यूमेरिक एसिड वापस क्या बना देता है, एक एसिड जिसका नाम है मैलेट या मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से वापस से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन जाता है, और यहाँ पे से फिर NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक बार वापस समझा देती हूँ पूरी साइकिल, और ये भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर से कौन कौन सी स्टेप्स पे से पूछे जाते हैं। देखो हमारे पास आ गया था पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या है ये, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक। ये एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोसेस हो कहाँ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ से आ गया ये, साइटोप्लाज्म से रिलीज होके कहाँ पर आ गया, डिफ्यूज होके कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ पे इसको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इस एसिटाइल कोएंजाइम A को मिलता है एक दोस्त इसका, जिससे इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, उसका नाम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये जब दोनों मिले तो इन्होंने मिलकर के क्या बना लिया, सिट्रिक एसिड बना लिया, जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है। चूंकि सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस हुआ है, इसीलिए एंजाइम कौन सा लगेगा, सिट्रिक एसिड सिंथेटिक्स। उसके बाद ये सिट्रिक एसिड आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है, जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम रहता है, आइसोमर एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम लगेगा, और बनेगा क्या, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है, प्लस NAD प्लस NADH2 में चेंज हो जाता है, और बनता क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से फिर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, बच जाएगा, और कोएंजाइम A आके जुड़ेगा, बचेगा, बनेगा क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक। सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कोएंजाइम A निकल जाएगा। इस प्रोसेस में GDP जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, GTP में, और GTP फाइनली क्या बना देगा, ATP का मॉलिक्यूल। अब ये जो बच्चों सक्सिनिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर भी एनर्जी बनेगी, एनर्जी लिबरेट होगी, यहाँ पर FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड बदल जाएगा किसमें, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, यहाँ पर भी NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी पूरी क्रेब साइकिल थी। इसमें कहाँ कहाँ पर NAD से NADH2 बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे बना, अगर मैं मार्क करूं तो एक तो जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन रहा है तब NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा जब मैलेट किस में बदल रहा है, इसमें मैलेट ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में बदल रहा है तो NAD NH2 में चेंज हो रहा है, और प्लस FAD FADH2 कहाँ पे हो रहा है, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है तब भी क्या हो रहा है, ये एक ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है। एक जगह यहाँ पर रह गई बच्चों, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A में बदलता है तब भी यहाँ पर भी NAD प्लस किस में कन्वर्ट होता है, NADH2 में कन्वर्ट होता है। तो यानी टोटल 3 जगह हो गई यहाँ पर क्रेब साइकिल में, जहाँ पर कि 3 NADH2 बन रहे हैं। अब ये सब मैं बता क्यों रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम निकालेंगे कि कितने ATP इस क्रेब साइकिल के दौरान बने। तो देखो एक जो NADH2 होता है, उस एक NADH2 से कितने ATP मिलते हैं हमें, 3 ATP मिलते हैं। अब यहाँ पे कितनी जगह NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह ये रही, दूसरी जगह ये रही, और तीसरी जगह ये रही, 3 जगह हो रहा है। तो यानी कितने हो गए हमारे पास, एक NADH2 से 3 ATP, तो 3 से कितने हो गए, 9, तो 9 ATP, तो एक बात हो गई। फिर एक ATP हमें डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ पे GTP से, तो एक ATP यहाँ हो गया। और जब भी बच्चों FAD FADH2 में कन्वर्ट होता है तब एक FADH2 से हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 ATP हमारे पास ये आ गए, 9 + 1 और ये 2 ATP, तो यानी टोटल कितने हो गए, 12 ATP हो गए। लेकिन ये कब है, जब
एक एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जब पूरी एक एसिटाइल कोएंजाइम से पूरी क्रेब्स साइकिल चल रही है। यहाँ पे याद करो कि पायरुविक एसिड के ग्लाइकोलाइसिस में कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो जब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे तो उससे कितने 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। तो यानी यहाँ पे कितने हो गए 12 × 2, यानी कि कितने एटीपी हो गए 24 एटीपी। याद रखना क्रेब्स साइकिल किससे स्टार्ट होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है। ये कहानी हमने करी किसकी, क्रेब्स साइकिल की। लेकिन एक बात और याद रखो कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे बना था, पीए लिख रही हूं, यानी कि पायरुविक एसिड से बना था। यहां पर भी तो NAD जो है वो किस में बदला था, NADH2 में बदला था। और एक NADH2 से कितने बन रहे थे, 3 एटीपी बन रहे थे। कितने मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, 2, तो कितने हो गए 6, तो 24 + 6 एटीपी, यानी टोटल कितने हो गए 30 एटीपी। और ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, 8 एटीपी का। तो टोटल हो गए 38 एटीपी। समझ में आ गई बात। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, इसीलिए मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ बच्चों। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि क्रेब्स साइकिल में 3 जगह NADH2 बन रहे हैं, तो 3 जगह NADH2 बन रहे हैं। एक NADH2 से 3 एटीपी है, तो टोटल 9 एटीपी। ये तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे GDP से GTP बन रहा है, यहाँ पे 1 एटीपी, ये बात भी समझ में आ गई। फिर यहाँ पे FADH2 जो है उसमें कितने एटीपी बन रहे हैं, 2 एटीपी बन रहे हैं। एक FAD से 2, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल 12। कितनी बार साइकिल चलेगी, 2 बार। क्यों चलेगी, क्योंकि पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम पायरुविक एसिड के टोटल कितने मॉलिक्यूल बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो कितने हो गए 24 हो गए। ग्लाइकोलाइसिस में कितना फायदा हुआ था, 8 का फायदा हुआ था। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेप थी, यहाँ पे 6 एटीपी हुए, एक NADH2 और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, तो टोटल 6 का फायदा यहाँ पर हुआ। तो टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये वाला एक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार जस्ट ब्रीफ कर रही हूँ आपको कि क्या हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम में OAA यानी कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से मिला तो बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल निकला अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर इससे बना यहाँ पे कोएंजाइम ए आके जुड़ा, प्लस CO2 का मॉलिक्यूल निकला सक्सिनाइल कोएंजाइम में। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड, यहाँ से क्या बना 1 एटीपी, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से OA। अब हम इतने सारे नामों को कैसे याद रखें, एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ आपको सिक्वेंशियली याद रखने की। हम लोग कई बार बोलते हैं OIC, तो अब हमें क्या करना है, OIC ना बोल के हम बोलेंगे OAC। इसकी कैसे हुई, O से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ए से एसिटाइल कोएंजाइम में, बन क्या रहा है सिट्रिक एसिड। एक ग्रुप तो ये हो गया, ठीक। दूसरा शॉर्ट क्या याद रखेंगे, IKSS, एक मिनट, IKSS। आई से क्या हुआ आइसोसिट्रिक एसिड, के से क्या हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एस से क्या हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम में, दूसरे एस से क्या हुआ सक्सिनिक एसिड। और फिर इन सब चीजों को आप सुनिए किस पे, एफएम पर। एफएम बोले तो फ्यूमरेट और मैलेट। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके थ्रू आप सिक्वेंशियली सारे के सारे नामों को इजीली याद रख सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, बल्कि क्वेश्चंस कराऊंगी ग्लाइकोलाइसिस के और क्रेब्स साइकिल के, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो तब तक कोई मतलब नहीं है कितना भी पढ़ लो। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे और सारी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।